नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष झा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। इंटरव्यू में हम बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब एम्प्लॉयर पूछे कि सैलरी कितनी लेंगे आप। और यह सवाल हर दिन तो पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर गड़बड़ हो जाए तो महंगा पड़ सकता है। लेकिन कई लोगों की ना ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें निगोशिएट करना ही नहीं आता एंड दे एंड अप अंडरपेड एम्प्लॉय। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहे हैं। पहला, सैलरी निगोशिएशन की शुरुआत कैसे करें। दूसरा, देंगे हम उन सवालों की चेकलिस्ट जो आपको एचआर से पूछने हैं। और तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, एक और बात, सैलरी नेगोशिएशन सिर्फ एम्प्लॉय की तरफ से नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉयर की तरफ से भी होता है। एज एन एचआर भी वहां आप कैसे करेंगे निगोशिएशन, उस तरीके के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात, हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी सैलरी की बात इंटरव्यू या सिलेक्शन से पहले बिल्कुल भी नहीं करें। जब आपको पता चल जाता है कि आपका एम्प्लॉयर ने आपको फाइनली सेलेक्ट कर लिया है, तभी करें। अब ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? जब आपके पास एचआर से ऑफर लेटर मिल जाए ना, फिर आप शुरुआत कीजिए सैलरी नेगोशिएशन की। तो प्रिपरेशन ऑफ सैलरी नेगोशिएशन। सैलरी नेगोशिएशन करने से पहले आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी। जैसे पहली बात, नो द रेंज ऑफ सैलरी। आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी सैलरी की रेंज क्या है। आप जिस पोजीशन पे ज्वाइन करने वाले हैं उसकी मार्केट में करंट सैलरी रेंज क्या है। इसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और glassdoor.com जैसी वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। दूसरी बात, टॉक टू रिक्रूटर्स। इस काम के लिए आप रिक्रूटर से भी बात करें। अक्सर हम जब जॉब तलाश कर रहे होते हैं तो हमेशा हम कॉल मिस करते हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स हम उठाते नहीं, पर यह गलती आप बिल्कुल ना करें। टॉक टू रिक्रूटर्स, उनसे जानिए कि वो कितना हाइक दे रहे हैं, क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, उनका रेंज क्या है। ये आपको एक नेगोशिएटिंग रेंज दे सकता है, आपको बता सकता है कि सैलरी की रेंज क्या होनी चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सेल्स मैनेजर के लिए। आपने मान लीजिए सेल्स मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और आपने मार्केट में जब पता किया कि इनकी सैलरी रेंज क्या है, तो आपको पता लगा कि ये सैलरी रेंज जो है 25,000 से 35,000 रुपए पर मंथ तक है। तो एचआर आपसे 25,000 रुपए से निगोशिएट करना शुरू करेंगे और आप देखिएगा फाइनली जब उनका ऑफर आएगा वो लगभग 29,000 रुपए पर मंथ तक मिलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अभी भी आपके पास 6,000 रुपए का गैप है नेगोशिएट करने के लिए। अब आपको बताते हैं वो सवाल जो आपको एम्प्लॉयर से पूछने हैं सैलरी के रिगार्डिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट डज द एंटायर पैकेज कंटेन। पैकेज से मेरा मतलब है सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी। जॉब कंपनसेशन में सैलरी के अलावा और भी बहुत सारी चीज होती है, बहुत बेनिफिट्स होता है। अगर आप जूनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है शायद कम बेनिफिट मिले, पर जरूरी नहीं कि बेनिफिट मिले ही नहीं, कुछ तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही। तो इस बात को जरूर पूछिए और ध्यान दीजिएगा कि आपको और कौन कौन से बेनिफिट दे रहे हैं सैलरी के अलावा। दूसरी बात, आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि सैलरी रेज और जो प्रमोशन मतलब एनुअल अप्रेजल्स आपको कब और कितना मिलेगा। अब इसके लिए आप क्या करें, अगर एचआर ये बोलते हैं कि वो आपकी परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे कि सर कैन यू टेल मी व्हाट परसेंटेज रेज डू योर हाईएस्ट परफॉर्मेंस नॉर्मली गेट। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, या तो एचआर आपको जल्दी से क्रिस्प और प्रिसाइज आंसर दे दे कि X% रेज मिलता है, या वो हेजिटेट करें, ना बताएं और बहुत आप जोर करेंगे ना, फिर वो बताएंगे कि आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, अभी हम आपको इसकी क्लैरिटी नहीं दे सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल समझ लें कि यहां रेज पाना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाय व्हेन कैन आई गिव यू एन आंसर। याद रखिए कि यस और नो जवाब देने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक से सोच समझ कर ही जवाब देना है। इसलिए उनसे पूछिए कि जवाब आप कब तक दे सकते हैं। हो सकता है वो आपको बोले कि जल्द से जल्द जवाब दे दो, पर आपको मन में यह बात जरूर रखनी होगी कि आप इतनी दूर तक आए हैं इस इंटरव्यू प्रोसेस में, इसलिए सोच समझकर ही जवाब दें। ये तो वो सवाल हैं जिन्हें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की कि आखिर कैसे सिचुएशन को आप अपने फेवर में कर सकते हैं। कौन सी बातें जिससे एम्प्लॉयर के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है, यानी वो पॉइंट जिन पर आप निगोशिएट कर सकते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 1, बी अ गुड लिसनर, डोंट फॉरगेट टू लिसन। जी हां, जितना इंपॉर्टेंट पूछना है उतना ही इंपॉर्टेंट सुनना भी है। तसल्ली से सुने कि ऑपोजिट पार्टी क्या कह रही है। आर्ट ऑफ लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है निगोशिएशन में। इसलिए अगर वो आपको अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं तो आप भी उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 2, बी विलिंग टू वॉक अवे। चलिए मैं आपको वॉक अवे के बारे में थोड़ा समझाऊं। ये एक मिनिमम सैलरी है जिससे नीचे अगर आपको एचआर ने ऑफर किया ना, तो आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको हम ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया और आपकी सैलरी अभी 18,000 रुपए है।
जबकि आपने जब एचआर से पता करा तो पता लगा कि सैलरी रेंज उनकी 20,000 से 30,000 रुपए है। जब आपको आप फाइनली ऑफर लेटर मिलता है तो आप ये देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ 19,000 रुपए का आपको सैलरी दी है। अब तो आपके लिए ऑफकोर्स ये वॉकअवे पॉइंट है, क्योंकि आप 19,000 में तो आप ज्वाइन कर ही नहीं सकते। 1,000 रुपए के लिए नई कंपनी ज्वाइन करना मेरे व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो ये है आपका वॉकअवे पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, प्रिपेयर योर टॉकिंग पॉइंट्स। नेगोशिएशन नोट्स बनाइए, ये जवाब ढूंढिए कि आपको इतनी सैलरी क्यों मिलनी चाहिए। व्हाई डू यू फील यू डिजर्व सच अ हाई सैलरी देन द एम्प्लॉयर इज ऑफरिंग। अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट कीजिए, जैसे कि सेल्स का नंबर है या फिर वो स्किल्स या सर्टिफिकेशन, स्पेशली इफ दे आर इन हाई डिमांड विद इन योर इंडस्ट्री। एवरी सैलरी इज बीइंग ऑफर्ड बाय द अदर एम्प्लॉयज फॉर सिमिलर रोल्स। ये सब पहले से ही तैयार करके रखें। चलिए अब हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। शेयर जॉब रिलेटेड एक्सपेंसेस यू आर इनकरिंग। एचआर से अपने एक्सपेंसेस डिस्कस करना बिल्कुल मत भूलिए, ये बहुत जरूरी है। हो सकता है आप अपनी जॉब के लिए रिलोकेट कर रहे हो दिल्ली से मुंबई, हो सकता है आपका ऑफिस घर से काफी दूर हो, या फिर एक्सपेंसेस जो आपको उठाने पड़े। सो ये सब एक्सपेंसेस अपने एचआर से डिस्कस जरूर करें, ताकि आप सैलरी को निगोशिएट करने के लिए वैलिड रीजन दे पाएं। अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो वो भी जरूर बताएं, सैलरी में नहीं तो कुछ अलग बेनिफिट ऐड करें। पॉइंट नंबर 5, एक्सप्लेन योर रीजंस। हमें एक बात याद रखनी है कि जो भी हम डिमांड कर रहे हैं ना, उसके बारे में हमारे पास कुछ स्ट्रांग रीजन होना चाहिए। देखिए, अगर आप फैक्ट्स नहीं बताएंगे ना तो वो कंपनी कभी भी आपको देगी नहीं। यानी कि डिमांड क्यों कर रहे हैं, हम मार्केट प्राइस से ज्यादा क्यों मांग रहे हैं, फिर चाहे वो आपकी फाइनेंशियल नीड्स हो या आपकी एक्सक्लूसिव स्किल्स, सब कुछ रिसर्च करके अच्छे से एक्सप्लेन करके, ताकि उनके पास वैलिड रीजन हो आपकी डिमांड्स एक्सेप्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 6, हैव पेशेंस। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, बी पेशेंट। Even if you are under the pressure of accepting the offer within a stipulated time, you can always ask for more time. एक दिन दीजिए या फिर एक हफ्ता, बट ऑफर को अच्छे से एनालाइज कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। बिना सोचे समझे फटाफट डिसीजन ले लेने में मेरे अंदाज से बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, नहीं है। और उनसे टाइम मांगिए और सोच समझकर ही डिसीजन लें। चलिए हम अब उन मिस्टेक्स के बारे में बात करें जो हम आमतौर पर सैलरी नेगोशिएशन में करते हैं, उन्हें अवॉइड करना है टू बी इन विनिंग सिचुएशन। पहला मिस्टेक नंबर 1, हैविंग अ स्मॉलर लिस्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मनी इज नॉट एवरीथिंग, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, जैसे कि वेकेशन टाइम्स, मेडिकल लीव्स, बोनस, व्हाट रिक्वायरमेंट्स आर इन प्लेस फॉर प्रमोशन, व्हाट आर द नॉन कॉम्पीट, एम्प्लॉय ऑनरशिप। जैसे आप समझ रहे होंगे आजकल ई-सॉप्स देती हैं बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज, वो ध्यान रखना है। क्या कंपनी आपको प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेशन दे रही है या नहीं, आपकी मूविंग एक्सपेंसेस। अपनी लिस्ट बड़ी रखिए, बेनिफिट्स का फायदा उठाएं। हो सकता है सैलरी में इतना निगोशिएशन ना हो पाए, बट अगर और चीज काफी बेनिफिशियल है तो आप ऑफर के साथ आगे बढ़ने का सोच सकते हैं, और हमेशा आपकी बड़ी लिस्ट ही जीतती है। मिस्टेक नंबर 2, निगोशिएट एट द राइट टाइम। इसे आप एक सीक्रेट वेपन भी कह सकते हैं। कॉल आइकॉन, जो कि बिजनेस हिस्ट्री के बहुत बड़े निगोशिएटर थे, उन्होंने ये ट्रिक इजाद करी है। उनका ये कहना है कि मॉर्निंग में कभी भी आप कोई भी निगोशिएशन ना करें। क्यों? क्योंकि शाम होते होते लोगों की विल पावर कमजोर हो जाती है, और अगर आप शाम में निगोशिएट करेंगे तो ये चांसेस है कि शायद आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स वो मान लें। तो काफी बार ये ट्रिक चल जाता है, इसलिए राइट टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 3, थिंकिंग टू शॉर्ट टर्म। एचआर से ये डिस्कस कीजिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। आस्क सम क्वेश्चंस, व्हाट इज द पोटेंशियल फॉर द कंपनी, व्हाट इज द पोटेंशियल फॉर समवन इन योर डिवीजन टू राइज अप इन द कंपनी, इज द कंपनी डूइंग वेल। इससे उन्हें भी ये विश्वास होगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट सही जगह लग रही है, सो यू विल बी एबल टू नेगोशिएट मोर इजीली। मिस्टेक नंबर 4, सेइंग यस टू फास्ट। लेट मी थिंक अबाउट इट। नॉर्मली ये स्टेटमेंट आप देखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, जल्दबाजी में यस कह देना एक बैड आइडिया होता है, इसलिए अपना टाइम लीजिए। देखिए, जॉब मार्केट भी डिमांड और सप्लाई पर चलती है। अगर आप अपनी अच्छी सर्विस कंपनी को सप्लाई करेंगे देन श्योरली हमेशा डिमांड में रहेंगे, बट हमेशा पेशेंट रहें। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कह सकते हैं, लेट मी गो ओवर ऑल दिस, इट्स लॉट टू टेक इन, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द ऑफर, हाउ अबाउट वी टॉक इन अ डे और सो। ये सब सुनने में अजीब लगता है, बट मोस्टली काम करता है। मिस्टेक नंबर 5, बैड मैथ्स मींस रॉन्ग कैलकुलेशन। इन सब क्वेश्चन के जवाब ढूंढिएगा, जैसे आपसे मिलते जुलते स्किल्स जो मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री में है, उनको कितनी सैलरी मिल रही है। दूसरी बात, आपके आने से कंपनी को क्या फायदा हो रहा है। मिस्टेक नंबर 6, प्रिटेंडिंग टू बी स्मार्ट।
हमेशा एचआर से एडवाइस लें, उन्हें ये बोलें कि अगर वो आपकी पोजीशन में होते तो क्या करते, यानी कि क्या बेनिफिट से खुश होते, उन्हें क्या चाहिए, क्या आपकी ग्रोथ इस कंपनी में कैसे होगी और कितनी जल्दी होगी। मिस्टेक नंबर 7, डोंट टेक एडवांटेज इफ दे शो वीकनेस। हो सकता है कई बार उनके बस में ही ना हो, फॉर एग्जाम्पल आप जो सैलरी मांग रहे हो वो उनकी सैलरी रेंज से बाहर हो, सो इसलिए वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर हमेशा ट्राई टू मेंटेन अ रिस्पेक्ट फॉर देम। उन्हें पावरलेस बिल्कुल भी ना समझे। हो सकता है वो आपको हायर तो करना चाह रहे हैं पर उनकी रेंज ही नहीं है वो सैलरी देने की जो आप मांग रहे हैं। फिर भी बात ना माने, उनके एफर्ट्स की कदर करें और उन्हें वीक फील ना होने दें। मिस्टेक नंबर 8, टू मच टॉकिंग। हमेशा याद रखिए कि साइलेंस इज ऑलवेज बेटर। लेट देम फिनिश इवन इफ थोड़ा अनकंफर्टेबल साइलेंस हो, बट देन ऑल्सो अवॉइड टॉकिंग मच। बीच में बोलना या उनकी बात खत्म होने से पहले बोलना ये एक गलत इंप्रेशन डालता है, इसलिए लेट देम टॉक मोर। आप एक अच्छे लिसनर की तरह पहले उनकी सारी बातें सुनिए। ये तो बात हुई जबकि आप एम्प्लॉय हैं, लेकिन अगर रोल बदल जाए तो एज एन एम्प्लॉय टेबल के उस तरफ आप अगर मान लीजिए बैठे तो निगोशिएट कैसे करें। पॉइंट नंबर 1, स्टैब्लिश सैलरी रेंजेस। जैसे आप कोई भी पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं ना, तो आपके पास एक लोअर बैंड होता है और एक अपर बैंड होता है, और आपको यह भी देखना होता है कि आपकी कंपनी ने आपको क्या बजट दिया है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या हैं। सेकंड पॉइंट, नेवर लीड विथ योर बेस्ट ऑफर। जी हां, कभी भी आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि जो मैक्सिमम ऑफर है आप वहीं से शुरू करें। कभी भी आपको ऑफर अगर शुरू करना है तो हमेशा मिनिमम सैलरी से करें और मैक्सिमम तक जाएं, और वो एक प्रोसेस में करें, ना कि एकदम से हायर सैलरी ऑफर कर दें। पॉइंट नंबर 3, पुट पीपल फर्स्ट, नंबर सेकंड। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो एम्प्लॉय और कैंडिडेट आपको चाहिए, तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि हमें उसे ऑन बोर्ड करना है। उनके स्किल्स को देखने के बाद आप हमेशा उनके स्किल्स को पहला इंपॉर्टेंस दें, फिर दूसरी चीजों को दें। 4, एडिशनल मॉनेटरी कॉम्पनसेशन अपार्ट फ्रॉम सैलरी। अब इसको ये हम समझते हैं, कभी कभी क्या है कि हम सैलरी नहीं दे सकते बट हम कुछ और फैसिलिटी दे सकते हैं, जैसे ईसॉप्स है, परफॉर्मेंस बोनस है, या कोई ऐसी मेडिकल बेनिफिट जो कोई और कंपनी ना दे रहा हो, या स्टॉक ऑप्शंस। ये सारी चीजें दे के भी आप एम्प्लॉयर को हायर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, डू योर रिसर्च लॉन्ग बिफोर पोस्टिंग द जॉब। जी हाँ, जब आप naukri.com में या कहीं पे भी अपनी जॉब पोस्टिंग कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों की ना रिसर्च आपको पहले कर लेनी चाहिए कि आप उनको क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स दे सकते हैं, मैक्सिमम आपकी सैलरी रेंज क्या होगी, आपके कंपटीशन उसी रोल के लिए क्या सैलरी दे रहे हैं। सो don't be surprised by the figure your future employee may be expecting. Now point number 6, don't run away if the applicant's expectation are out of your budget. जी हाँ, आप बिल्कुल भी ना घबराएं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिन्हें आप हायर कर रहे हैं वो एकदम से ऐसी सैलरी मांग रही है जो आपके बजट से बाहर है। आप बिल्कुल पेशेंटली उसको निगोशिएट करें और सैलरी के फिक्स के अलावा अदर बेनिफिट से उन्हें लेने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने इंप्लॉय को एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपके हेल्थ इंश्योरेंस में पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, आप उनको पेरेंट्स के भी बेनिफिट दे दिए तो शायद इंप्लॉय बहुत इंटरेस्टेड हो जाए। कभी कभी क्या होता है, टेली कम्यूट से भी बहुत सारे टाइम और एक्सपेंस बच जाते हैं। जैसे इंप्लॉय कह रहे हैं मैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई पॉसिबिलिटी है वर्क फ्रॉम होम की, वो दे दें तो शायद वो इंप्लॉय आपके लिए मान जाए। या आपका वेकेशन टाइम है, मान लीजिए इंप्लॉय ने 30 दिन की छुट्टी मांगी, आप उनको 30 दिन की छुट्टी दे दीजिए तो शायद वो इस बात पे भी मान जाए। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर मान लीजिए वो आपसे कोई ट्यूशन फी मांग रहे हैं या वो ये कह रहे हैं कि किसी बड़े से मैनेजमेंट कॉलेज में वो कोर्स करना चाह रहे हैं, अगर आप वो करा सकते हैं तो वो उनको करा दें, ये भी इस बेनिफिट का पार्ट होता है। पॉइंट नंबर 7, डोंट गेट टू हंग अप ऑन हाउ मच द एप्लीकेंट करेंटली मेक्स। देखिए इस बात को ऐसे समझे, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ये पता लगेगा कि आपका एप्लीकेंट एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने आपसे ज्यादा सैलरी मांगी तो आप वेकेशन टाइम या कोई ऐसा बेनिफिट जो है वो देके आप उन्हें एक्सेप्ट करा सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, आस्क योरसेल्फ हाउ बैडली यू नीड दिस पर्टिकुलर पर्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ये देखना है कि वो जो पोजीशन है वो कितना क्रिटिकल है आपके लिए। सेकंड, आपके पास क्या बैकअप कैंडिडेट है। अगर मान लीजिए आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो क्या आपके पास फिर वो 1 महीने का वक्त है जिसमें आप वो पूरे इंप्लॉय को पूरे प्रोसेस के साथ सर्च करके ऑनबोर्ड करें। अगर इन सब के आंसर्स नो होते हैं तो आप एक बार के अपने बजट को बढ़ाने की भी सोच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ पॉइंट नंबर 9, क्लोज योर नेगोशिएशन ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। चलिए अगर मान लीजिए आपकी बात कैंडिडेट मानते हैं या उन्होंने फ्लैटली आपके ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, बिल्कुल भी इसे नेगेटिव नोट में बिल्कुल ना एंड करें। आपका यह काम है कि आप एक पॉजिटिव नोट से, एक अच्छे नोट से ना
रिलेशनशिप को एंड करें, जिससे कल अगर वो कैंडिडेट फिर आपके यहां जॉब करना चाहे ना, तो पूरी खुशी से, पूरे जोश में वो आपके यहां आए और अप्लाई करे। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी हमेशा अच्छी बनी रहती है। चलिए, अभी मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर आप मान लीजिए एम्प्लॉय हैं, फिर भी आप उन सारी पॉइंट्स को ध्यान देंगे, और अगर आप एम्प्लॉयर हैं फिर भी उन सारे पॉइंट्स को नोट करे होंगे, क्योंकि ये सारी बातें आपको सैलरी नेगोशिएशन में बहुत हेल्प कर सकती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस करना ना भूलें। अगर आपको कभी लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आपने कभी करी नहीं है, तो आप हमेशा इसको प्रैक्टिस में लें, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत हेल्प करने जाएगा आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए। और एज एन एम्प्लॉयर, अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं, ऑन बोर्ड कर रहे हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेगा बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने में। थैंक यू सो मच।